हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फटाफट से आज हम कुछ डिफरेंट लिए हैं। आज सीडीपी हमने नहीं लिया है, आज हमने सीटेट में हिंदी पेडागोजी लिया है। देखिए, पेडागोजी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सीटेट के क्वेश्चंस में। तो जैसे कि हमारे 15 नंबर हिंदी में पैसेजेस के आते हैं, जिसमें पैसेज में रहता है 2 पैसेज रहते हैं। एक आपका गद्यांश रहेगा, एक गद्यांश और एक पद्यांश रहेगा। ठीक है, इसमें से आपके नंबर 15 नंबर के गद्यांश पद्यांश, मतलब 15 नंबर में ही आपके दोनों आते हैं, गद्यांश पद्यांश दोनों रहेगा। ठीक है, एक पैसेज दिया जाता है, एक थोड़ा बड़ा पैसेज होता है और एक पोयम टाइप की होती है। तो उस दोनों को मिला के इन दोनों को 15 नंबर आपका जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे हिंदी पेडागोजी में 15 नंबर सिर्फ पेडागोजी आती है, यानी आप पेडागोजी के बेस पे भी एक अच्छा खासा हिंदी में रोल आप बना सकते हैं। तो इस चीज़ को स्किप करना तो बिल्कुल भी बनता नहीं है, क्योंकि ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस होते हैं। और आप सबसे बड़ी चीज़ आपके इसमें ये होता है कि आप हिंदी देखकर इंग्लिश भी समझ सकते हैं। और जैसे आपका सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर 2 होता है ना, तो आप फर्स्ट पेपर का देखकर आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही हो या आपको इंग्लिश में दिक्कत हो रही हो, तो दोनों का ट्रांसलेशन दिया होता है, जिससे आपको बहुत ईज़िली मेज़र करने में आसानी होती है। आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी समझते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश समझते हैं तो आप वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रांसलेशन दिया होता है एक दूसरे का, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से मैं आपको आज हिंदी पेडागोजी कराऊंगी, सीडीपी नहीं कराऊंगी, क्योंकि सीडीपी मैंने कराया हुआ है, सीडीपी बाद में लेंगे। आज हिंदी पेडागोजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हिंदी पेडागोजी का हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, जो हमारा PYQ है। ये अपने से बना हुआ मेरा क्वेश्चन नहीं है, है ना, कि मैंने अपने से बनाकर आपके सामने लाया है। तो ये PYQ है, जो आपको आने वाले 2026 के पेपर में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक, तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना तो बनता है, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, लगे यहाँ सब कुछ हो जाए तो हम हमारी सेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, हमारी ऐसी मतलब कोशिश है। ठीक है, तो चलिए आइए मेरे फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है, अपने फ़ोन की संपर्क सूची में, अब मतलब आपका फ़ोन है, आपकी जो लिस्ट रहती है जिसमें आपके फ़ोन नंबर रहते हैं, है ना, कई सारे नंबर्स रहते हैं, कई आपके फ्रेंड्स के रहते हैं, अब आपके फैमिली के रहते हैं। तो वो सारे नंबर जो संपर्क सूची होती है, वो किसी का फ़ोन नंबर ढूंढना किसका उदाहरण है। अगर आप मान बाई चांस अगर किसी का, जैसे आपकी बहन का फ़ोन आ जाए, तो आपकी बहन का जो भी नाम है आप उसे सर्च करते हैं ना, तो उसे ढूंढते हैं। तो वो बोल रहा है किसका उदाहरण है। सर्वेक्षण करेंगे, सेकंड कह रहा है समीक्षा करेंगे, थर्ड कह रहा है बारीकी से पठन करेंगे या स्कैनिंग करेंगे, है ना। अगर आप किसी का नंबर ढूंढते हैं अपने फाइल में, जैसे आपकी लिस्ट पूरी दी हुई होती है, इसमें सारे नंबर दिए होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर चाहिए होता है, तो आप उसमें सर्च में जाते हैं और डालते हैं, है ना। सर्च में आप डालते हैं और नंबर को क्या कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, है ना। तो बारीकी से पठन का मतलब होता है स्कैनिंग करना। जब भी आपको स्कैन कोई स्पेसिफिक नंबर ढूंढना होता है अपने फ्रेंड्स का या अपनी फैमिली का, तो आप क्या कर सकते हैं, बारीकी से पठन कर सकते हैं। और बारीकी से पठन को इंग्लिश में स्कैनिंग दिया हुआ है। ये हमारे पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है, जिससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हम लोगों के लिए। तो इसका थर्ड आंसर ही सही होगा। सर्वेक्षण तो बहुत बड़ी जगह के लिए किया जाता है, जब हमें कोई काम के लिए सर्वे करना होता है ना। समीक्षा भी हमें नहीं होता है इसमें। तो फ़ोन नंबर में एक सूची ढूंढना है, तो आप बारीकी से उसको पठन करेंगे तभी ढूंढ पाएंगे। ठीक है, स्कैन करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा थर्ड नंबर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। तो ये हिंदी पेडागोजी का सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, और सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं, और आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल बताते हैं लैंग्वेज में कि पूछ क्या रहा है और हमें जवाब क्या देना है। ठीक है,
तो पहले तो कह रहा है प्रश्न में, बच्चों को नए शब्द का अर्थ सीखने के स्थान पर, यानी उन्हें नए शब्द के स्थान पर उन्हें संदर्भ में नए शब्द देने का क्या परिणाम हो सकता है? क्या परिणाम हो सकता है? अगर बच्चा कोई चीज़ सीख रहा है तो उसमें वो नए शब्द आप अगर उन्हें दे देते हैं, कुछ नया शब्द और देंगे बच्चों को, तो बच्चों को क्या परिणाम हो सकता है? बच्चे उनसे क्या सीख सकते हैं? तो आंसर फर्स्ट कह रहा है बच्चों को भ्रमित कर देगा। सेकंड कह रहा है शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा। थर्ड कह रहा है समय की बर्बादी होगी। तो आप बताइए, ये एकदम मतलब ट्रांसलेट एकदम है कि आप बच्चों को एकदम इजीली समझा सकते हैं। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप ये आपको क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों को अगर आप बच्चे के पास शब्द हैं, शब्द का अर्थ सीखने के स्थान पर, मतलब शब्द का अर्थ मतलब उन्हें सीखने के स्थान पर उन्हें नए शब्द देना बच्चों को क्या करता है, क्या कर सकता है? बच्चों को भ्रमित कर सकता है, बच्चों को बर्बाद कर सकता है, या बच्चों का समझ व्यर्थ कर सकता है? जब भी हम बच्चों को नए शब्द का अर्थ सीखने के स्थान पर उन्हें नए संदर्भ के नए शब्द देते हैं, तब भी बेहतर बच्चा और सीखता है। ठीक है, जब भी हम बच्चों को कुछ नया शब्द देंगे तो बच्चा उसका नया अर्थ निकालेगा, उसके बारे में और भी ज़्यादा उसे जानकारी मिलेगी कि क्या चीज़ है, कैसे है, तो वो आपस में क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा को रिलेट होगा। ठीक है, तो उसकी समझ और क्या होगी, डेवलप होगी। ठीक है, नए शब्द उन्हें देने से क्या होता है, उनकी समझ और डेवलप होती है। उनके पास जो शब्द है तो वो है, लेकिन जब उन्हें आप नए शब्द देंगे तो क्या होगा, उनकी डेवलपमेंट और बढ़ेगी। ठीक, इसलिए यहाँ पे सेकंड आंसर हमारा सही है। शब्द की बेहतर समझ बनाने में मदद करेगा जो हमारा नए शब्द है, अगर हम उसे बच्चों को देते हैं तो। ठीक है, ये आंसर है हमारा सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे थर्ड क्वेश्चंस का जो पेडागोजी है, हिंदी पेडागोजी है, उसमें थर्ड क्वेश्चंस का जो हमारा क्या कह रहा है, आइए हम जानते हैं। लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपकी कक्षा में विद्यार्थी अधिक से अधिक प्रतिभागिता दर्ज करें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करें। इस उद्देश्य के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, उसमें बोल रहे हैं कि आप जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जब पार्टिसिपेशन कराना चाहते हैं तो आप उसके लिए कौन सा उद्देश्य क्या बेहतर रहेगा? प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। सेकंड कहता है आदर्श पठन करेंगे, या थर्ड कहता है चर्चा परिचर्चा करेंगे। देखिए, अगर आपकी क्लास में अगर आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागिता करें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशंस में अपना नाम दर्ज करवाएं, तो इस उद्देश्य के लिए आपको चर्चा विधि का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि चर्चा करने से बच्चे एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ों के साथ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझने में, विश्लेषण करने में और बहुत से सारे सिद्धांतों को समझने में, विचारों का मूल्यांकन करने में, उन्हें उच्च स्तरीय सोच पर मतलब वो हाई लेवल पे जा कर के उस कौशल को और ज़्यादा से ज़्यादा सोच करके और ज़्यादा विचार करके उनका मूल्यांकन करके उस स्तर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब बाद में बच्चा जब चर्चा करेगा उस चीज़ पे तो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा कि क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। एक के साथ साथ वो 4 चीज़ें सीखेगा। और पहली बात तो बच्चा चर्चा अकेले नहीं करेगा, चर्चा ग्रुपिंग में होगी। जब ग्रुपिंग में होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की बच्चों को क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे, है ना। तो चर्चा जो है विधि वो ज़्यादा अच्छी है। जब हम बच्चों को चर्चा करने देंगे एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के प्रति जो अंतःक्रिया होंगी, तो उसमें बच्चे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, सीखेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे उसका, तो बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं आपकी चर्चा विधि में। ठीक है ना।
तो इसी प्रकार से जब आप बहुत से अधिक अपने बच्चों को पार्टिसिपेशन में मतलब प्रतिभागी बनाना चाहते हैं, तो उसके उद्देश्य के लिए आपको एक दूसरे से उनकी अंतःक्रिया कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंतःक्रिया कराने से बच्चे एक के साथ साथ कई चीज़ें सीखते हैं। ठीक, आई होप ये क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम आपका हिंदी पेडागोजी। तो हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा सीटेट हिंदी पेडागोजी का नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है इनको आप समझते जाइए, क्योंकि ये पेडागोजी चेंज नहीं होती। पेडागोजी का सिलेबस भी सेम रहता है और घूम फिरा करके वही चीज़ें पूछता है। तो आप एक बार अगर उन्हें अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होने वाली। आज मैंने हिंदी पेडागोजी ली है, हो सकता है मैं इंग्लिश पेडागोजी भी लूँ, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम होती हैं, समझने में थोड़ा डिफरेंसेस होता है। अगर आप उस चीज़ को समझ जाएंगे तो पेडागोजी बहुत ईजिली कर सकते हैं, और मेरा फोकस तो ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पेडागोजी पे ही है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको गद्यांश पद्यांश पढ़ना है तो वो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, और कौन सा आएगा ये भी नहीं पता है ना। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, गद्यांश पद्यांश का कुछ जो PYQ है उनके क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कैसा क्वेश्चंस आ रहा है, किस हिसाब से उन्हें करना होता है। कुछ संधि विच्छेद दिया होता है, कुछ क्रिया विशेषण पहचानना होता है, कुछ अपोजिट भी दे सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश में आते हैं। ठीक है, तो आपके पेडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं वही हम सॉल्व करा रहे हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आते हैं और क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है। भाषा अधिगम मतलब होता है भाषा को सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक, इसमें ये बोल रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन माध्यम में होती है। ये वाला कह रहा है भाषा अधिगम केवल तो वैसे भी नेगेटिव हमारा माना जाएगा। अगर आपको सीटेट में भी कहीं भी आपको केवल संबंधित ऑप्शंस मिलते हैं तो उन्हें आपको रिजेक्ट कर देना है, क्योंकि केवल का ज़्यादातर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे सीटेट के पेपर में। तो आप केवल तो हटा दीजिए, अगर ये केवल लगा हुआ है तो इसे आप रिजेक्ट कर सकते हैं इजली। तो ये चीज़ एक टैग वर्ड है जो आपको केवल को नहीं आपको वो करना है, नहीं आगे लेकर जाना है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। फिर भी हम पढ़ेंगे पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर क्या कह रहा है, ये पूरा पढ़ेंगे। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों के पठन के माध्यम से होता है। क्या केवल भाषा अधिगम पाठ्य पुस्तक पढ़ने से ही होता है? सिर्फ बच्चा सिर्फ पढ़ ले तभी उसका पाठ्य मतलब उसका अधिगम उसका पूरा होता है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 इज रिजेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है, मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। अब आप बोलेंगे कि मुद्रित समृद्ध परिवेश क्या होता है ना, मुद्रित समृद्ध परिवेश क्या होता है ये। ठीक, तो हमारा जो मुद्रित परिवेश होता है, हाँ, समृद्ध परिवेश होता है, वहाँ पे वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे अपने आसपास, अपने विज्ञान से, अपने कैलेंडर से, अपने साहित्य से, अपने आसपास इर्द गिर्द जो भी चीज़ें होती हैं उनसे बेहतर सीखने में उन्हें क्या होती है, अवसर मिलते हैं। ठीक है, भाषा को बेहतर तरीके से वो सीखते हैं। ठीक, तो उसमें मतलब होता है जब भाषा का समृद्ध परिवेश होता है तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं, समृद्ध तरीके से उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ये कह रहा है। मानी सी बात है भाई, बच्चों को जब भाषा के साथ साथ में अपने इर्द गिर्द की चारों चीज़ें आप ही देखते होंगे कि एक मतलब एक शहर में रहने वाला बच्चा एक कमरे में रहता है, एक घर में रहता है, वो अपने आसपास के वातावरण से इतना इन्वॉल्व नहीं होता है तो इतना सीख नहीं पाता है। लेकिन जो गांव के बच्चे होते हैं, अगल बगल आस पास पड़ोस हर जगह घूमते रहते हैं, उनको उनको बहुत सारी नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है एक कमरे के अंदर बंद बच्चा उतना नहीं सीखता जो बच्चा जो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर घूमने में, फिरने में, आने जाने में, अपने आसपास के वातावरण से, पर्यावरण से बच्चा जो भी सीखता है वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, तो बहुत मायने रखता है भाषा में, आपका अधिगम में
पर्यावरण का भी बहुत महत्व होता है। तो इसमें मुद्रित समृद्ध परिवेश में भाषा अधिगम त्वरित गति से होता है। हाँ बिल्कुल, इसमें बच्चा बहुत ईज़िली तरीके से हर चीज़ें सीखता है, क्योंकि आसपास की सारी चीज़ें उनके साथ में इन्वॉल्व होती हैं। हाँ, देखता है, सीखता है उनसे, है ना? उनके इर्द-गिर्द क्या चीज़ें हो रही हैं, हैं? क्या कैलेंडर्स है ना? बाल साहित्य है, ये सारी चीज़ें अब उनके सामने होती हैं, तो बच्चे ये सब जल्दी सीखता है। थर्ड कह रहे हैं भाषा अधिगम अविचेतन रूप से घटित होता है। नहीं, ऐसा कुछ ऑप्शंस सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ घटित नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भाषा अधिगम के बारे में सीखना है, ठीक है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही है। और आई होप कि आपको पेडागोजी इतनी हेल्प करेगी कि आप कहेंगे कि हाँ, मैंने भी आपको पेडागोजी पढ़ाई थी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी का क्या कह रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, क्योंकि पेडागोजी एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। 15 नंबर आते हैं, तो हम इसे किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से अब क्वेश्चंस का जो लेवल्स है बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हर एक चीज़ों को बहुत बारीकी से समझना ज़रूरी होता है पेडागोजी में। तो इस तरीके से पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर आंसर्स को देखेंगे कि कौन सा सही है, ठीक है? तो आइए पहले प्रश्न को समझते हैं। आपके विद्यार्थी या आपकी कक्षा के विद्यार्थी अपनी प्रिय पुस्तक उठाती है, हाँ, मान लो उसने एक किताब उठाई और मतलब उसकी फेवरेट बुक है, वो उठाती है और अक्सर उसके चित्रों को संकेत के रूप में प्रयोग करते हुए कहानी पुनः कहती है। हाँ, उसको उठाती है, उसमें जो कहानी उसको इंटरेस्टेड लगती है वो उसको पढ़ती है और कहती है, उसका उल्लेख करती है, मतलब उसको हर चीज़ें चित्रों के माध्यम से आपको बताती है। वो क्या कर रही है? पहला है ध्वन्यात्मक जागरूकता। क्या वो ध्वन्यात्मक जागरूकता दिखा रही है? ध्वनि के प्रति मतलब जागरूकता दिखा रही है? उद्गामी पठन अवस्था ये कर रही है? या फिर नेक्स्ट है वाक्यगत जागरूकता ये कर रही है? क्वेश्चन समझ गए हैं? मान लो मेरी कोई फेवरेट कॉपी है, या फिर कोई बच्चा है, उसकी फेवरेट कॉपी या बुक में है, उसकी कहानी फेवरेट मान लीजिए है प्यासा कौवा, ठीक है? तो प्यासा कौवा से रिलेटेड वो उसमें चित्र भी बना हुआ है। वो चित्र के माध्यम से आपको बताती है कि देखो ये कौवा है, कैसे प्यासा था, वो कैसे घड़ा भर रहा है, बूंद बूंद करके उसमें पानी कैसे इकट्ठा हो रहा है, पानी का लेवल कंकड़ डालने से कैसे ऊपर आ रहा है, और उसको कौवे ने कैसे पिया और उसने अपनी प्यास बुझाई। बाई चांस ये सारी चीज़ों का उसने अपनी लैंग्वेज में आपको समझा रही है, उसको आपको चित्रों के माध्यम से वो संकेत दे रही है, आपको बता रही है, ठीक है? तो वो क्या कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता ध्वनि से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रही है। उद्गामी पठन अवस्था यही हमारा सही आंसर है। उद्गामी जो पठन अवस्था होती है उसमें बच्चा अपनी फेवरेट चीज़ों को देखता है, उसमें पढ़ता है, उसके द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करता है, जिससे उनका जो विकास है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो उद्गामी पठन अवस्था ही हमारा सही आंसर है। वाक्यगत जागरूकता ऐसा कोई ऑप्शन सही नहीं है। उद्गामी पठन अवस्था जो होती है वो यही होती है कि बच्चे अपनी फेवरेट बुक में कुछ चीज़ें होती हैं जो उनकी फेवरेट, वो उसको पढ़ती हैं, उसको बुक को देख के समझती हैं और अपनी ही भाषा में, अपने ही लैंग्वेज में आपको पूरी तरीके से समझाते हुए नज़र आएंगी। तो इसका जो उद्गामी पठन अवस्था है यही हमारा ऑप्शन सही है। आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या है, उद्गामी पठन अवस्था क्या होती है। उद्गामी पठन अवस्था वो होती है जिसमें बच्चे अपनी फेवरेट चीज़ों को देखते हैं, उसके चित्रों को देख कर के अपने लैंग्वेज में उस चीज़ों को आपको बताते हैं, ठीक, जिससे उनकी अपनी जो अंतःक्रिया करते हैं बुक को देख कर के, वो आपस में समझने की कोशिश करते हैं और आपको बहुत ही क्लियरली बताते हैं, ठीक। तो यही सारी चीज़ें आपको सेकंड नंबर ऑप्शंस में मिलेंगे। आई होप ये हमारा आंसर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ